गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी टेक्निकल इशू की वजह से हमारी लास्ट क्लास बीच में रुक गई थी और अपनी इसी क्लास में हम जीएसटी अमेंडमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, यानी जो वो सारे अमेंडमेंट्स जो कि अभी जून 2020 एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेबल हैं, सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए और साथ में सीए स्टूडेंट्स के लिए भी। चलिए अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखो गाइज, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, कुछ एग्जाम्शंस के रिगार्डिंग हमने स्टडी की थी कि क्या क्या किन किन एक्टिविटीज़ पर एग्जाम्शन आई है नहीं हो। तो अभी अपनी हम आज की क्लास में अपने कुछ क्लैरिफिकेशन और आईटीसी रिगार्डिंग थोड़ी सी अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। देखो सबसे पहले तो क्या है क्लैरिफिकेशन। एक क्लैरिफिकेशन क्या है, एज पर प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 15। देखो सेक्शन 15 की जब बात आती है तो सेक्शन 15 के केस में जब मैंने आपको जीएसटी वैल्यूएशन के बारे में आपको पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में हम कुछ एडिशन करते हैं। एडिशन किस में, यानी कोई भी जब ट्रांजेक्शन वैल्यू हम लेते हैं जिस पर जीएसटी लगता है तो उसमें हम कुछ कोई ऐसा पार्ट, यानी जो इंटरेस्ट का पार्ट है, यानी जो सप्लायर ने, सपोज करो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपको उसमें। जब मैंने क्लास में आपको ये बताया था, मान लीजिए सप्लायर है और सप्लायर रेसिपिएंट को कोई भी चीज़ की सप्लाई करता है, किसी भी गुड की सप्लाई करता है। अच्छा, अब हमने माना था कि वहाँ पे यदि दो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, माने वो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है या फिर प्राइस इज सोल कंसिड प्राइस इज सोल कंसिडरेशन, तो वहाँ उस वाले केस में ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही हमने एसेसेबल वैल्यू कंसीडर किया था 15 में, है ना, सेक्शन 15 में। कुछ मेमोराइज हो रहा हो आपको। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में हमने एक डिस्काउंट की अमाउंट थी या इंटरेस्ट या पेनल्टी जो कि हम ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड करते हैं। अब वो ऐड कौन सी करते हैं, देखो एक तो होता है इंटरेस्ट या लेट फी या पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। रेसिपिएंट ने सॉरी सप्लायर ने रेसिपिएंट को कोई गुड्स की सप्लाई की है। सपोज करो एलईडी सप्लाई कर रहा है और सप्लायर ने कंडीशन रखी है कि जो मेरा एलईडी है वो 40,000 रुपीज़ का है। रेसिपिएंट ने बोला ठीक है 40,000 रुपीज़ का है, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो सप्लायर को जो पेमेंट करेगा ये कुछ इंस्टॉलमेंट में करेगा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में करेगा। तो अब क्योंकि लमसम यदि अमाउंट में पेमेंट करता है रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को सप्लायर को कितने रुपीज़ देना है, 40,000। अब लेकिन क्योंकि ये रेसिपिएंट सप्लायर को इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, तो कंडीशन क्या है, सप्लायर ने बोला कि क्योंकि आप मुझे 4 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं, तो उस वाले केस में आपको 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी होगी। ठीक है, रेसिपिएंट ने बोला ठीक है। वो उस डेट तक एक डेट फिक्स हो गई कि उस डेट फिक्स डेट तक ऐसे अमाउंट उनको पे करनी होगी, सप्लायर को रेसिपिएंट ऐसे पे करेगा। यानी 40,000 का तो कब है कि जब बिल्कुल कैश में, जब यदि इमीडिएटली परचेस के टाइम पे पेमेंट कर देता है। और अदरवाइज दूसरी कंडीशन क्या थी, यदि इंस्टॉलमेंट पे रेसिपिएंट खरीदता है तो इसको 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट सप्लायर को पे करनी होगी। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना, यानी 44,000 पे करनी होगी। अब ये देखो 44,000 क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या है, 4,000 किसका पार्ट है, ये 4,000 किस लिए, क्योंकि यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है। अच्छा, अब बाय चांस जो इंस्टॉलमेंट की डेट फिक्स हुई है, यानी हर मंथ के लास्ट में फिक्स हुई है कि हर मंथ के लास्ट में रेसिपिएंट को सप्लायर को पे करना है, लेकिन लास्ट के मंथ के लास्ट तक मान लिया सपोज करो रेसिपिएंट जो है वो पे नहीं करता है कोई इंस्टॉलमेंट, तो सप्लायर ने को कंडीशन रखी है कि यदि लास्ट मंथ तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आती है तो उस वाले केस में यहाँ पर आपसे एज ए इंटरेस्ट 250 रुपीज़ या कितने भी, मतलब एट द रेट ऑफ कोई भी परसेंटेज फिक्स कर ले कि 0.1% या इतना, कोई इतना आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लॉ में यही बोला है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15(2)(d) ऑफ CGST एक्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल इंक्लूड इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हो रही है, सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में सप्लाई हो रही है, और सप्लाई के रिगार्डिंग ये जो कंसिडरेशन रिसीव हो रही है सप्लायर को,
कौन सा कंसिडरेशन, 44,000 की जो इंस्टॉलमेंट हो रही है, और उसमें क्योंकि अब रेसिपिएंट कोई डिले कर रहा है पेमेंट करने में, डिले पेमेंट की वजह से अब उसके ऊपर जो भी पेनल्टी, लेट फी या इंटरेस्ट हो रहा है वो इंक्लूड होगा अंडर सेक्शन 15(2) क्लॉज डी में, वो इंक्लूड होगा। वो पहले हमने अपनी क्लास में भी पढ़ा था और अब भी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होगा। तो चेंज क्या है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैं जो क्लैरिफिकेशन है उसमें चेंज क्या है ना, क्योंकि आप पहले भी वही चीज़ हमने क्लास में पढ़ी थी और अभी भी वही चीज़ है। देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक एंट्री 27 है, ये एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है। यहाँ क्लैरिफिकेशन क्या गया, exempt the services by way of extending deposits, loans and advances insofar as consideration is represented by way of interest or discount other than interest involved in credit card services. Here interest means interest payable in any manner in respect of any money borrowed, debt incurred including a deposit, claim or other similar right or obligation, but does not include any service fee or other fee in respect of money borrowed or debt incurred in respect of any credit facility which has not been utilized. क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? देखो इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अभी हमने बोला कि सप्लायर की यदि पेमेंट रेसिपिएंट टाइमली नहीं पे करता है इंस्टॉलमेंट कोई भी, तो उस वाले केस में रेसिपिएंट को सप्लायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या उसको पेनल्टी, तो वो हम उसमें ट्रांजेक्शन वैल्यू में इंक्लूड कर रहे हैं अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लोज डी में, वो इंक्लूज हो रहा है। एग्जम्पशन किसके केस में मिली है, एग्जाम्पल की थ्रू समझाती हूँ। सप्लायर ने रेसिपिएंट को एलईडी दिया है, ठीक है, कितने का, 44,000 का, हम ये मान लेते हैं 44, क्योंकि अब यहाँ पर रेसिपिएंट इंस्टॉलमेंट में ही पे करेगा, या ऐसे कर लेते हैं एट ए टाइम, तभी वो 40,000 कुछ ऐसे पेमेंट एट ए टाइम ही रेसिपिएंट ने 40,000 रुपीज़ पे किया, 40,000 का मान लेते हैं, ठीक है। अब रेसिपिएंट के पास पैसे नहीं है, रेसिपिएंट ने क्या करा, एलईडी तो लिया है लेकिन किसी बैंक से पैसा फाइनेंस कराया, ये जो एलईडी है ये फाइनेंस कराया किसी बैंक से, तो इसके रिगार्डिंग बैंक ने तुरंत पेमेंट किसको कर दी है, यहाँ पे सप्लायर को कर दिया, यानी 40,000 डायरेक्टली पैसा कहाँ चला गया, वो सप्लायर के पास आ गया। चलो ये बात तो खत्म हो गई यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में, क्योंकि सप्लायर ने रेसिपिएंट को एलईडी दे दिया और रेसिपिएंट की तरफ से पैसा चला गया, हालांकि रेसिपिएंट की पॉकेट से नहीं गया, पॉकेट कहाँ से गया, उसने फाइनेंस कराया, बैंक से फाइनेंस कराया, चलो वो मैटर खत्म हो गया। तो यहाँ ये जो एंट्री 27 एग्जम्पशन जो नोटिफिकेशन आया है, तो वो उसने यही क्लैरिफाई किया है कि यदि कोई रेसिपिएंट अब कहीं से फाइनेंसिंग कराता है, ठीक है, ये इसने बैंक से फाइनेंसिंग कराई 40,000, अब रेसिपिएंट को एक टाइम के बाद में बैंक का पैसा तो रिफंड करना होगा, ऐसा तो नहीं कि ये रेसिपिएंट अपना ये पैसा लेकर बैठ जाएगा। अब रेसिपिएंट ने, बैंक ने कंडीशन रखी कि आपको मेरा जो 40,000 मैंने आपको फाइनेंसिंग कराया है उसके बदले में आपको 4 इंस्टॉलमेंट पे करना होगा। रेसिपिएंट ने ठीक है, कितना इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट हम मान लेते हैं 11,000 की 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना है रेसिपिएंट को, बैंक को। अब बाय चांस जो भी इंस्टॉलमेंट की जो डेट फिक्स हुई है, यानी जो रेसिपिएंट बैंक को पे करेगा, यदि उस डेट तक वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है बैंक को, तो यहाँ इस वाले केस में बैंक ने बोला कि फिर मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। अब वो इंटरेस्ट की अमाउंट, मान लीजिए सपोज करो वो रेसिपिएंट टाइमली पेमेंट नहीं करता है बैंक को, अब बैंक ऑब्वियसली क्या करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा रेसिपिएंट से। तो यहाँ लॉ ने वही एग्जम्प्ट किया है, यानी जो बैंक इंटरेस्ट की अमाउंट या पेनल्टी रेसिपिएंट से चार्ज कर रहा है तो वो एग्जम्प्ट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन यही आया था कि यानी सप्लायर यदि कोई चीज़ डिलीवर करता है, मान ली कोई भी सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट उसके रिगार्डिंग यदि सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करता है और सप्लायर उसके अगेंस्ट में क्या लगा रहा है, कोई पेनल्टी लगा रहा है, तो वो तो इंक्लूड होगा ट्रांजेक्शन वैल्यू में। लेकिन यदि रेसिपिएंट ने कहीं और से फाइनेंसिंग कराया और उस फाइनेंसर का पैसा यदि टाइमली पेमेंट नहीं करा है, तो वो इंटरेस्ट वहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा, वो इंटरेस्ट को हम नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है, वो एग्जैम्प्ट होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर, ना हो गया होगा, वैसे तो इजी है। चलिए फिर एक और देखो, एक और दूसरा क्लैरिफिकेशन आया आरडब्ल्यू से रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए 1 या 2 नंबर का इससे रिगार्डिंग। देखो आरडब्ल्यू यहाँ पर क्या है, क्लैरिफिकेशन क्या, आरडब्ल्यूएस जो भी है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन,
किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में RWA बनी होती है ना, आप भी जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी बनी होगी। अब RWA उस सोसाइटी से रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंसेस करता है, ऐसे जो भी वहाँ पर रेजिडेंट्स लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए। चलो, अब उसके बदले में वो मेंबर से क्या लेता है, कुछ फीस लेता है ना, लेता है फीस। तो यहाँ पर देखो एक क्या क्लैरिफिकेशन है, मान लिया RWA की जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर का मतलब जो भी पूरे साल में जो भी उसको रिसीविंग हो रही है RWA की, यदि उसकी वो एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपीज से मोर है, मोर देन 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज से ज़्यादा है, ध्यान रखना 20 लाख रुपीज से ज़्यादा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, मोर देन 7,500। अब यदि वो अपने मेंबर से, मेंबर्स का मतलब है जो उसके रेजिडेंट एरिया में जितनी भी मेंबर्स हैं जिनसे वो फीस ले रहा है, मंथली मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, RWA अपने मेंबर से मंथली चार्जेस लेगा। अब यदि वो मंथली चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ज़्यादा है, ठीक है, 500 से ज़्यादा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, वो क्या होगा, एग्जेम्पशन नहीं होगी उस वाले केस में, यानी ये जो मंथली चार्जेस हैं इस पर क्या लगेगा यहाँ पर, टैक्सेबल, वो टैक्सेबल होगी, GST लगेगा यहाँ पर, ठीक है। यदि RWA की एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और यदि अपने मेंबर से वो 7,500 पर मंथ मेंटेनेंस, उससे ज़्यादा कम मेंटेनेंस चार्ज कर रहा है, तो उस वाले केस में यहाँ पे GST एप्लीकेबल है। लेकिन यदि मंथली चार्जेस जो हैं वो 7,500 या उससे कम है, 7,500 या फिर उससे कम है, तो उस वाले केस में एग्जेम्पशन है, यस का मतलब है एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? अच्छा, अभी हमने ऊपर बात की कि उन जो RWS की जो एनुअल टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर की बात की है, मोर है। अब क्या होगा यदि 20 लाख या उससे कम की हो, ये भी तो हो सकता है कि RWA की जो एनुअल टर्नओवर 20 लाख हो या उससे कम हो। अब यहाँ पर देखो, अब यदि 20 लाख या उससे कम है तो अपने मेंबर से चाहे वो कितना भी चार्जेस ले रहा है, मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस ले रहा है, चाहे वो 7,500 है, उससे ज़्यादा है या उससे कम है, मैटर नहीं करता, वो सब क्या है, एग्जेम्प्ट होगा उस वाली कैटेगरी में, सारे वो एग्जेम्प्ट होगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस वाले केस में। क्या समझे आप? सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा, RWA की एनुअल टर्नओवर यदि 20 लाख से ज़्यादा है तो उस वाले केस में यदि वो अपने मेंबर से मंथली जो मेंटेनेंस चार्जेस है 7,500 से मोर देन, उससे ज़्यादा ले रहा है, तो तभी उस पर टैक्सेबल होगा, GST लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, तो मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़, अब RWA हमने बोला कि RWA कई बार कुछ चीज़ें कैपिटल गुड्स वगैरह जैसे मान लो खरीद रहा है अपनी सोसाइटी के लिए, जनरेटर, वाटर पम्प या लॉन फर्नीचर ऐसा खरीद रहा है, खरीदते समय अब उसने उन पर हो सकता है GST पे किया हुआ, क्या उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना, कोई भी गुड्स वो खरीदता है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, एक और क्लैरिफिकेशन क्या है यहाँ पर, अब मान लिया RWA वहीं पे सोसाइटी में कोई ऐसा मेंबर है जिसके कि 2 फ्लैट है, हो सकता है कि 2 घर हो। अब क्योंकि उस पर्सन के अब 2 घर हैं तो जो RWA है उस पर्सन से कितना मंथली जो चार्जेस लेगी, मान लिया हर मेंबर से वो 7,500 ले रही है। अब क्योंकि उस पर्सन के 2 फ्लैट हैं उस सोसाइटी में, तो उस पर्सन से क्या लेगी, 7,500 इंटू 2 यानी 15,000 लेगी। तो अब यहाँ पर देखो, अब सपोज करो यहाँ पर उस RWA के यहाँ पर एनुअल टर्नओवर कितनी है, 20 लाख से ज़्यादा है। अब क्योंकि यहाँ पे पर्सन से वो 7,500 से ज़्यादा पैसे अर्न कर रही है, ज़्यादा पैसे मतलब ज़्यादा ले रही है, 15,000 ले रही है, तो क्या इस वाले यहाँ पे GST लगेगा, इस कैटेगरी में फॉल होगा? नहीं। यहाँ क्योंकि वो पर पर्सन के हिसाब से यदि हम लगाएं, क्योंकि वो जो 15,000 रुपीज़ ले रही है वो किस वजह से ले रही है, रिगार्डिंग क्योंकि 2 फ्लैट के, तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखेंगे लॉ में इस वजह से क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जो 7,500 की जो अमाउंट हमने ली है वो पर फ्लैट या पर हाउस ली है, ठीक है, तो पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के हिसाब से है वो, क्योंकि यहाँ पर 15,000 तो है लेकिन हम उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके देखेंगे, क्योंकि वो 7,500 ही है तो उस वाली कैटेगरी में उसको यहाँ पे एग्जम्पशन होगी और कोई GST नहीं लगेगा। चलिए, क्लियर हो गया।
फिर उसके बाद इको क्लैरिफिकेशन आई, clarification on applicability of GST exemption to the DG shipping approved maritime course conducted by Maritime Training Institute of India। Maritime Training Institute है, अब वो कोई कोर्स कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। अब यदि कंडीशन क्या है, वही एंट्री 66 में हम देखते हैं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जब कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वहाँ पर वो एग्जाम्प्ट होगी, तो यही वाली कंडीशन इन पर भी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आया। फिर नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन इफेक्टिव डेट ऑफ इंसर्शन ऑफ द एक्सप्लेनेशन इन द नोटिफिकेशन। अब यहाँ पे देखो कोई वैसे खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन क्या होता है, कई बार मान लो कोई एंट्री आई है, इंसर्ट हुई है, ठीक है। अब उससे रिगार्डिंग लॉ यहाँ पे कहते हैं कि उससे रिगार्डिंग पहले वो क्लैरिफाई नहीं हुई, एंट्री आ तो गई है, लेकिन उसके बाद में उस एंट्री से रिगार्डिंग कोई एक्सप्लेनेशन आई है, ठीक है, क्लैरिफिकेशन आई है, जिससे मतलब उसको क्लैरिफाई किया, एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो वो एंट्री कब से इफेक्टिव मानी जाएगी, वही आएगी, मतलब इफेक्टिव तो तब से ही मानी जाएगी जब से वो एंट्री इंट्रोड्यूस हुई है ना, जब वो नोटिफाई हुई है तब से होगी। जब क्लैरिफिकेशन हुआ है उस डेट से नहीं माना जाएगा, बल्कि जब वो इंट्रोड्यूस हुई है तब से इफेक्टिव मानी जाएगी, है ना, कोई इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट क्लैरिफिकेशन नहीं है। चलिए, फिर उसके बाद एक और नोटिफिकेशन आई है 9 अक्टूबर 2019 को। देखो अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंट है ये वाली, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आए, काफ़ी चांसेस हैं इसके। ये वाला देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर 2019 को आई। यहाँ पर क्या है, देखो सप्लायर जब भी रेसिपिएंट को कोई सप्लाई करता है, कोई भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करता है, अब वो क्या करता है, सप्लायर अपनी GSTR 1 फाइल करता है, ठीक है। अब मान लिया सप्लायर रेसिपिएंट को कोई गुड्स की सप्लाई की है, सप्लायर ने क्या करेगा, वो अपनी GSTR 1 फाइल करेगा, ठीक है, GSTR 1 फाइल करेगा, यानी जो जो उसने सेल की है, सप्लाई की है, उसकी रिटर्न फाइल करेगा। चलो रिटर्न फाइल कर दी है, ठीक है, सप्लायर ने जो भी सप्लाई की है, रेसिपिएंट को सप्लाई की है, उसके रिगार्डिंग उसने GSTR 1 फाइल कर दी है। तो अब उस वाले केस में जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को फुल ITC मिल जाएगा उन सप्लाई से रिगार्डिंग, ध्यान रखना है। दूसरा, अब मान ली सप्लाई तो हो गई है, सप्लायर ने रेसिपिएंट को सप्लाई तो कर दी है, लेकिन सप्लायर ने इनवॉइस डेबिट नोट हैज़ नॉट बीन अपलोडेड बाय सप्लायर इन GSTR 1, लेकिन उसने उनसे रिगार्डिंग GSTR 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मान ली कई बार हो सकता है कि सप्लाई तो हो गई है, लेकिन सप्लायर ने या तो GSTR 1 फाइल ही नहीं किया है, या वो टैक्स इनवॉइस के बारे में या फिर डेबिट नोट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब उसने सप्लायर ने GSTR 1 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्या रेसिपिएंट उन सप्लाई से रिगार्डिंग यदि उसने कोई GST पे किया है सप्लायर को, तो क्या उसको ITC मिलेगा? अब यहाँ पर देखो लॉ क्या कहता है, 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, 20% of eligible ITC available in respect of uploaded invoice debit notes. However, it is subject to actual eligible ITC in respect of not uploaded invoice debit note। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। दो कंडीशन क्या है, सप्लायर ने GSTR 1 फाइल किया है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है सप्लायर ने GSTR 1, मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, चलो लिख देती हूँ, GSTR 1 फाइल नहीं की है। यदि फाइल की है तो जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को फुल क्रेडिट मिल जाएगा उससे सप्लाई से रिगार्डिंग, और यदि सप्लायर ने नहीं फाइल की है तो उस वाले केस में जो रेसिपिएंट है उसको ITC कितना मिलेगा, 20% ऑफ अपलोडेड का मतलब है जो भी सप्लायर ने उस सप्लाई से रिगार्डिंग जो भी अपलोडेड इनवॉइस की हैं, ठीक है, उस पर्सन को यानी जो भी रेसिपिएंट को सप्लाई की हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी उसने अपलोड किए हैं इनवॉइसेस या डेबिट नोट,
उन अपलोडेड इनवॉइसेस का 20% या फिर जो आईटीसी है, किसका, आईटीसी ऑफ नॉट अपलोडेड इनवॉइसेस या फिर डेबिट नोट, इन दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगी वही क्या मिलेगा, उतनी ही अमाउंट का रेसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो मैं एग्जांपल के थ्रू अभी समझाती हूँ। देखो एक केस 1 है हमारा केस 1 क्या है यहाँ पर, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस थी, 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी ऑफ 6 lakh हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर इन देयर respective GSTR ones filed on the prescribed due date. Therefore, and for 20 invoices, amount of ITC involved in invoices is 4 lakh. 100 इन्वॉइसेस थी, उसमें से 80 इन्वॉइस उसने क्या करी, अपलोड की है GSTR 1 में, ये GSTR 1 में अपलोड की है। दूसरा जो 20 इन्वॉइसेस थी ये GSTR 1 में अपलोड नहीं की है सप्लायर ने, ठीक है। GSTR 1 में 80 इनवॉइसेस तो शो की हैं, यानी इससे रिगार्डिंग GSTR 1 में फाइल किया है, लेकिन 20 इनवॉइसेस को फाइल नहीं किया या शो नहीं किया है। चल अब जो 80 इनवॉइसेस हैं, ठीक है, जब रेसिपिएंट को उसने इनसे रिगार्डिंग जो इनवॉइसेस इशू की थी, तो रेसिपिएंट ने इन 80 इनवॉइसेस पे कितना GST पे किया था सप्लायर को, 6 लाख का। क्लियर हो रहा है? दूसरा जो 20 इनवॉइसेस है जो सप्लायर ने अपलोड नहीं किए GSTR 1 में, और रेसिपिएंट ने उन इनवॉइसेस से रिगार्डिंग सप्लायर को कितना GST पे किया था, 4 लाख रुपीज़ का। ठीक है, अब यहाँ रेसिपिएंट के नज़रिए से देखो रेसिपिएंट को कितना ITC मिलेगा। देखो चार्ट बिल्कुल सिंपल है। अब 80 इनवॉइसेस यहाँ पे GSTR 1 में सप्लायर ने अपलोड की है, इन पर जो ITC है कितना, 6 लाख का, मतलब GST की अमाउंट 6 लाख की बैठती है। अब क्योंकि ये अपलोड हुई है तो मैंने ऊपर ही अभी आपको चार्ट में बताया था, जहाँ अपलोड हुई है तो फुल ITC मिलेगा। तो उस वाले केस में क्योंकि ये अपलोड हुई है तो 6 लाख का GST की अमाउंट पे किया रेसिपिएंट, तो रेसिपिएंट को पूरा 6 लाख का ITC मिल जाएगा। दूसरा 20 इनवॉइस उसने अपलोड नहीं की है GSTR 1 में, तो यहाँ हमारा वही फंडा लगेगा जो मैंने अभी बताया, 20% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस। ठीक है, 20% किसका, अपलोड, सॉरी यहाँ पे एक और लिख लेना, 20% ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस क्रेडिट, ये वर्ड वो लिख लेना। ठीक है, इनवॉइसेस क्रेडिट, अपलोडेड जितनी भी अपलोड इनवॉइसेस हैं उनका जो क्रेडिट की अमाउंट है उसका 20%। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये 20 इनवॉइस यहाँ पे ये तो अपलोड ही नहीं हुई है। अपलोड कौन सी हुई है, अपलोड जो हम बात करें, अपलोड कितनी हुई है, 80 इनवॉइसेस अपलोड हुई हैं, और इन 80 इनवॉइसेस का ITC कितना है, 6 लाख का। ठीक है, यही तो हम बात करें, अपलोडेड इनवॉइसेस का जो भी ITC है उसका 20% तक। तो 6 लाख का 20% कितना हो गया, 1.2 लाख, 1.2 लाख। क्लियर? अच्छा, या फिर ITC ऑफ नॉट अपलोडेड इनवॉइसेस। अब जो 20 इनवॉइसेस है कौन सी अनअपलोडेड है, 20 इनवॉइसेस, और इनका GST की अमाउंट कितनी बैठती है, 4 लाख और 4 लाख। तो विच एवर इज लेस कौन सी अमाउंट हुई है, 1.2 लाख। तो हमारा यहाँ इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 20 इनवॉइसेस में जो हमें GST का क्रेडिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1.2 लाख। तो इस तरीके से रेसिपिएंट को जो टोटल क्रेडिट मिलेगा वो कितना हुआ, 80 इनवॉइसेस पे तो 6 लाख का मिलेगा, और रिमेनिंग जो 20 इनवॉइसेस हैं उन पर कितना मिलेगा, 1.2 लाख। तो टोटल 7.2 लाख का ही रेसिपिएंट क्रेडिट ले सकता है। क्लियर? चलो एक और केस देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा केस क्या है, यहाँ पर सपोज करो 100 इनवॉइसेस हैं वही, और रेसिपिएंट ने 75 इनवॉइसेस अपलोड किए हैं GSTR 1 में, और उनसे रिगार्डिंग 75 इनवॉइसेस से रिगार्डिंग जो ITC यानी जो रेसिपिएंट ने GST पे किया है सप्लायर को वो कितनी अमाउंट का है, 8.5 लाख रुपीज़ का। दूसरा यहाँ 100 इनवॉइसेस है, यहाँ पे 20 इनवॉइसेस नहीं है, मिसप्रिंट हो रहा है, यहाँ पे 25 का लेना।
ठीक है, क्योंकि 100 में से 75 अपलोड किए हैं, तो 75 तो अपलोड किए हैं, तो नोट अपलोड कितनी है 25, इसको करेक्शन कर लेना। अच्छा, क्वेश्चन में फिर ये 25 इनवॉइसेस से रिगार्डिंग जो रेसिपिएंट ने सप्लायर को जीएसटी कितना पे किया है 1.5 लाख, ठीक है 1.5 लाख। अब हम यहाँ पे आईटीसी देखेंगे रेसिपिएंट को कितना आईटीसी मिलेगा। देखो इस वाले केस में क्योंकि अपलोड हुई है तो इनका तो फुल अमाउंट का आईटीसी मिलेगा 8.5 लाख का ही। अब हमारा वही जो अपलोड नहीं हुई है तो हम वही लगाएंगे, यानी 20% ऑफ आईटीसी ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस, ठीक है। अपलोडेड इनवॉइसेस का ये 8.5 लाख का 20% निकालो, ठीक है 8.5 क्योंकि कितना आ गया 8.5 लाख का 0.20% कितना आ गया 1.7, यानी 1.7 लाख ये आ गया ना 20% ऑफ आईटीसी ऑफ अपलोडेड इनवॉइसेस। अपलोडेड इनवॉइसेस का जो आईटीसी है 20%, यानी 8.5 लाख का 20% 1.7 लाख। या फिर जो नॉट अपलोडेड इनवॉइसेस है उनका आईटीसी, इनका आईटीसी कितना बैठता है 1.5 लाख। तो इसमें से जो भी लोअर अमाउंट है, लोअर अमाउंट कौन सी होगी 1.5 लाख, तो वही 1.5 लाख का यहाँ पर रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा जो अपलोडेड नहीं हुई है, ठीक है। तो टोटल इस वाले केस में यहाँ पर जो आईटीसी मिलेगा वो कितना मिलेगा यहाँ पर रेसिपिएंट को 10 लाख का, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं, कोई खास ये क्लैरिफिकेशन नहीं है लेकिन देख लेते हैं, छोड़ना तो है ही नहीं। नोटिफिकेशन आया था 31 2019 में, डेट 20 जून 2019 को। यहाँ पर क्या था, अब कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसके पास एक ऑप्शन है टू गिव हिज बैंक अकाउंट डिटेल। जैसे ही उसे रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद में उसके बाद ऑप्शन है कि वो अपनी अकाउंट की डिटेल सेंड कर सकता है विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन भी उसको रजिस्ट्रेशन मिला है उसके 45 डेज के अंदर अंदर, या फिर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न, या फिर जो भी ड्यू डेट है जब भी उसने रिटर्न फाइल किया, इन दोनों डेट में से जो भी अर्लियर है उसके विद इन 45 डेज वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स फाइल कर सकता है। बस ये और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद में एक और चीज़ देख लो, हाँ एक और चीज़ है यहाँ पर रूल 21A में यहाँ पर है, देखो कई बार एक रजिस्टर्ड पर्सन है, अब उसने अप्लाई किया है कैंसिल के, यानी रजिस्टर्ड है पहले जीएसटी में, लेकिन अब वो अप्लाई कर रहे कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए। क्यों, ये मेरी या तो थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो रही है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब उसने अप्लाई किया कैंसिल के लिए, अब लेकिन अभी तक अथॉरिटी उसके एप्लीकेशन को कंसीडर ही करी है, लेकिन पूरा फुली अभी उसको उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया है। तो कैंसिल नहीं किया है तो वहीं उसे रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन क्या है, टू प्रॉपर ऑफिसर सीक्स टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन शैल रिमेन सस्पेंडिंग ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फाइल। जो वो टाइम पीरियड जब तक उसने फाइल किया, जब तक पूरा प्रॉपर डिसीजन नहीं आ जाता, such person shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to file any return। देखो अब मान लिया उसका रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अब मान लिया उसकी प्रोसीडिंग वो पेंडेंसी है, मतलब उसने अप्लाई तो किया लेकिन अभी तक पेंडिंग है उसका जो कैंसिलेशन से रिगार्डिंग है फाइल जो की है, तो ऐसा पर्सन अब टैक्सेबल सप्लाई के लिए मान ली सस्पेंड हो जाता है। इस सस्पेंशन पीरियड के दौरान वो पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं करेगा और उससे रिगार्डिंग कोई वो रिटर्न भी फाइल नहीं करेगा, ठीक है। बस ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। बाकी अच्छा एक और चीज़ हाँ अभी देख लो, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है अभी तक उसके पास एक ऑप्शन थी कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करने की। मान लिया सपोज करो कोई भी एक सप्लायर है अपने रेसिपिएंट कैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है और जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज है सप्लाईज की वो कितनी है लेस देन 200 है, ठीक है।
लेस देन 200 और रेसिपिएंट कैसा है, अनरजिस्टर्ड है। डज नॉट, तो यहाँ पर लोग कहता है कि वो उस रजिस्टर्ड पर्सन को ये राइट दिया गया था कि वो एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर दे, यानी दिन जैसे माने वो छोटे छोटे ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई भी सप्लाई कर रहा है, तो क्योंकि अब वो टैक्स इनवॉइस तो क्या इशू, मतलब हर उसमें टैक्स इनवॉइस इशू करने के बजाय एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन को ये राइट दिया गया था, छोटे छोटे यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को वो सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ इस वाले केस में क्या था कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 से एक यहाँ पे फोर्थ प्रोविजो आया है टू रूल 46 में, हैज़ बीन अमेंडेड to disallow this option to a supplier engaged in making supply of a services by way of admission to exhibition of cinematograph film in multiplex screen। देखो यहाँ मान लिया कोई भी सिनेमा हॉल है, वहाँ पे जहाँ पे की फिल्म चल रही है, एग्जीबिशन हो रही है, तो वहाँ उनके लिए ये उनको डिसअलाउ कर दिया गया। उनको डिसअलाउ क्या कर दिया गया कि अब वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। मान लिया सपोज करो सिनेमा हॉल में मान ली कोई भी मूवी देखने गया, अब मैं गई, मैंने टिकट खरीदी, ठीक है, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं एज ए कस्टमर मैं गई वहाँ पर टिकट खरीदी, उन्होंने मुझे टिकट दे दी, क्या जो वो टिकट दी है उन्होंने मुझे, क्या वो टैक्स इनवॉइस का पार्ट होगी? तो वहाँ ये इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन आया है कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफ फिल्म इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू एन इलेक्ट्रॉनिक टिकट। अब वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट भी कई बार इशू कर देता है ना सिनेमाटोग्राफी फिल्म में, तो जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट है उसको क्या समझी जाएगी, इज डीम टू बी ए टैक्स इनवॉइस, वही क्या मानी जाएगी, टैक्स इनवॉइस मानी जाएगी। इवन इफ सच ticket does not contain the details of recipient of the service but contains the other information as mentioned under rule 46। अब टिकट इशू होते हैं, टिकट में कभी भी रेसिपिएंट का नाम ऐसा नहीं होता, टिकट में थोड़ी नाम लिखा होता है, सीट नंबर वगैरह ही लिखा होता है। तो यहाँ पे लो मैं बोला कि जो भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली या कोई भी टिकट इशू की है तो उसको वो क्या समझी जाएगी, वो डीम्ड टैक्स इनवॉइस, ठीक है। तो माना गया कि जो भी वो टिकट इशू कर रहे हैं वही टैक्स इनवॉइस मानी जाएगी, ठीक है, उसी को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा और दिन के एंड में उनको इस तरीके की कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले ये वाला लो था, पहले वो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, लेकिन अब उनको इससे यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है, वो टैक्स कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे दिन के एंडिंग में, बल्कि उनकी जो टिकट है टिकट ही क्या मानी जाएगी, टैक्स इनवॉइस मानी जाएगी। क्लियर? चले ई वे बिल से रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था 28 जून 2019 को। इसमें यहाँ पर क्या था, ई वे बिल में यहाँ पे क्या था, पहले तो यही था कि 100 किलोमीटर यानी कोई भी ओवर डायमेंशन कार्गो का मतलब है थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड साइज होता है कार्गो का, और यदि उससे स्टैंडर्ड से मोर देन साइज है, ज़्यादा साइज है, तो उसको हम बोलते हैं ओवर डायमेंशन कार्गो, ठीक है। तो ये चीज़ पहले भी इंक्लूड थी, पहले भी अमेंडमेंट से पहले भी थी, जब नोटिफिकेशन से पहले, लेकिन अभी नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक वर्ड और ऐड हुआ है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट 1 लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, ठीक है। हर जगह पर ये वर्ड नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड हुआ है, पहले नहीं था यहाँ पर। पहले क्या था, सिर्फ ओवर डायमेंशन कार्गो ये बात था। देखो मैं समझा देती हूँ, जब मैंने क्लास में कराया था आपको पूरा डिटेल में कराया था। मान लिया ओवर डायमेंशन कार्गो के अलावा किसी और, यानी जो ओवर डायमेंशन नहीं है, सिंपल स्टैंडर्ड डायमेंशन के कार्गो है, उनके थ्रू सामान जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी थी, ओवर डायमेंशन कार्गो के अलावा, ठीक है, ओवर के अलावा ये दिखे हैं, तो वहाँ पर 100 किलोमीटर तक की डिस्टेंस तक यदि कोई भी सप्लायर सामान भेज रहा है तो उस ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी थी, 1 डे, ठीक है। पहले भी थी, अभी भी यही है, बस सिर्फ ऐड ये हुआ है। अब ये क्या चीज़ है मैं अभी आपको समझाती हूँ। और पार्ट 100 किलोमीटर के लिए भी वहाँ पे 1 डे ही था,
है ना। मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया था क्लास में, उसमें भी, कि मान लिया किस कोई 120 किलोमीटर की है, तो इसका हम बाइफिकेशन करें तो 100 किलोमीटर आया, और फिर कितना है 20 किलोमीटर। तो 100 किलोमीटर के लिए यहाँ पे कितनी वैलिडिटी, 1 डे की, और पार्ट के लिए भी 1 डे की वैलिडिटी, यानी इस टाइप का ई वे बिल यानी 2 डेज के लिए वैलिड था, है ना, क्लास में समझाया था। और ओवर डायमेंशन कार्गो के लिए यहाँ पे वैलिडिटी कितने की थी, 20 किलोमीटर तक की डिस्टेंस के लिए 1 डे, और पार्ट यदि 20 किलोमीटर से कम कोई भी पार्ट है, यानी 1, 2 या 3, 4, उसके लिए भी 1 डे, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे एक वर्ड और इंट्रोड्यूस हुआ है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एटलीस्ट 1 लाख इनवॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। अब देखो मल्टी मॉडल का मतलब क्या है, मल्टी मॉडल का मतलब मैं समझा देती हूँ आपको। देखो, एक होता है मल्टी मॉडल, अब देखो कई बार मैं शिप के थ्रू सामान भेजी हूँ, नॉट शिप के थ्रू, मैं यहाँ इंडिया में हूँ, ठीक है, इंडिया में हूँ, और इंडिया से सामान कहाँ भेज रही हूँ, कहीं फॉरेन कंट्री में सामान भेज रही हूँ। चलो फॉरेन कंट्री में सामान भेज रहे हैं ना, इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, मोदी जी कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो जाओ, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, अपना इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि हम फॉरेन कंट्री में सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चलो फॉरेन कंट्री में सामान भेज रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ, मान लिया क्या शालीमार बाग में हूँ, चलो मैंने यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन का, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हूँ। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ शालीमार बाग से किसी भी सामान, किसी ट्रक के थ्रू सामान कहाँ पे भिजवाऊँगी, मान लिया पोर्ट तक भिजवाऊँगी, होगा ही नहीं, ये थोड़ी कि हवा में ही चला जाएगा, किसी तरीके से तो भिजवाऊँगी। मान लिया पोर्ट तक मैं सामान भिजवा रही हूँ किसी ट्रक के थ्रू, शिप के थ्रू मैं भिजवा रही हूँ, चलो पोर्ट मान लिया कोई भी शिप, यानी साउथ तक मैं भिजवा रही हूँ, किसी भी ट्रक के थ्रू मेरा माल लोड होकर साउथ में जा रहा है। फिर वहाँ पोर्ट में वो ट्रक से अनलोड होकर फिर वो किस पे लोड हो रहा है, शिप पर लोड हो रहा है। शिप के थ्रू वो माल फिर कहाँ पे जा रहा है, फॉरेन कंट्री के पोर्ट पे उतरेगा, फिर वहाँ से फिर ट्रक पर लोड होकर जो मेरा फॉरेन कंट्री में रेसिपिएंट है वहाँ उस तक सामान जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो कई सारे स्टेप्स हुए हैं, यानी पहले मेरा माल कहाँ गया है, ट्रक तक गया है, फिर ट्रक से गया है, फिर ट्रक से फिर शिप पर गया है, शिप से फिर फॉरेन कंट्री के जहाँ तक भी मेरी डील हुई है उससे, मान लिया उसने रेसिपिएंट ने बोला कि मुझे बिल्कुल मेरे वहीं तक ही सामान चाहिए, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक उसको पहुँचाने की है। तो ये सारा जो है, अब मेरे पास तरीके क्या है, मैं अलग अलग सब लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करूँ, ट्रक वाले से कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, शिप वाले से, और फिर यहाँ फॉरेन कंट्री में भी उनसे कॉन्टैक्ट करके उन सब से बोलूँ कि भैया मेरा सामान ऐसे आपको यहाँ, ट्रक वाले से बोलूँ कि मेरा सामान यहाँ तक पहुँचाना है आपको, फिर शिप वाले वहाँ से सामान वहाँ दूसरा जाएगा, फिर वहाँ से सामान अलग अलग सबसे बोलूँ। ठीक है, लेकिन यदि मैं एक ही एक ऐसा पर्सन है उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दूँ, एक ही पर्सन को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया मुझे नहीं पता, मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तुझे मेरे यहाँ शालीमार बाग से सामान पिक करना है और वहाँ तक पहुँचाना है। अब तू यहाँ से ट्रक में लेके जा, किसी में भी लेके जा, फिर उसको शिप में अपलोड कर, वो सब तेरा हेडेक है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा एक ही पर्सन को दे दिया। क्लियर यहाँ पे। तो जहाँ मैं पूरा सारा, यानी मैंने अलग अलग स्टेप, मैंने मोड ऑप्ट किए हैं, पहले मेरा माल रोड के थ्रू, ट्रक के थ्रू जा रहा है, फिर जो वाटर में शिप के थ्रू जा रहा है, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर रोड के थ्रू जाता है। तो अलग अलग ये सारे मैंने एक ही पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में दिया है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी मॉडल शिपमेंट, जहाँ हम एक ही पर्सन को एक ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम सारा माल अपना डेस्टिनेशन तक हम पहुँचाते हैं। ठीक है, मल्टी मॉडल शिपमेंट। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे, इन विच एटलीस्ट 1 लाख इनवॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप। अब यहाँ पे देखो क्या, इसी हमारे एग्जांपल में 3 लेग आए हैं। पहले वाले लेग में हमारा जो सामान जा रहा है वो ट्रक के थ्रू जा रहा है,
दूसरी वाले लेग में हमारा सामान जा रहा है बाय पोर्ट जा रहा है, शिप के थ्रू जा रहा है, ठीक है, वही शिप के थ्रू। और थर्ड लेग में हमारा जो सामान जा रहा है फिर वही ट्रांसपोर्ट, ये जो लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टी मॉडल शिपमेंट तो है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किससे किया, एक ही पर्सन से किया, लेकिन यहाँ पर कम से कम एक लैग ऐसा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होना चाहिए, शिप के थ्रू होना चाहिए। अब यहाँ इस एग्जांपल में मेरा एक लैग शिप के थ्रू है, यानी एक डिस्टेंस में जो कवर हो रही है वो शिप के थ्रू माल जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन में यहाँ पे फॉल हो रही हूँ। तो लॉ यहाँ पे कहते हैं यदि मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप अदर देन, यदि इस सब के अलावा अदर देन है, ठीक है, मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्ट बाय शिप, इसके अलावा है तो 100 किलोमीटर के लिए वन डे और पार्ट के लिए वन डे। लेकिन यदि मल्टी मॉडल शिपमेंट इन विच एट लीस्ट वन लेग इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट बाय शिप, लेकिन मल्टी मॉडल है, एक ही कॉन्ट्रैक्ट को एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दिया है, कॉन्ट्रैक्ट एक ही पर्सन से किया है और उसमें वन लेग शिप के थ्रू है, तो उस वाले केस में 20 किलोमीटर के लिए वन डे होगा और पार्ट के लिए भी फिर वन डे होगा। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स कि मल्टी मॉडल है, वन लेग बाय शिप है और इतना है मल्टी मॉडल है, या फिर मेरा ओवर डायमेंशन कार्गो है, ठीक है, ओवर डायमेंशन कार्गो है, या फिर मल्टी मॉडल है जिसमें वन लेग क्या है, बाय शिप है, तो उस वाले केस में जो मेरी ई वे बिल की वैलिडिटी होगी 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस के लिए वन डे होगी और पार्ट ऑफ 20 किलोमीटर्स के लिए फिर एक्स्ट्रा वन डे का मुझे मेरी वैलिडिटी होगी ई वे बिल की। लेकिन यदि ओवर डायमेंशन कार्गो के अलावा है या फिर मल्टी मॉडल इन विच एटलीस्ट वन लेग इज इन्वॉल्व बाय शिप, उसके अलावा है, अदर देन है, तो वहाँ ई वे बिल की वैलिडिटी कितनी होगी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए वन डे और पार्ट ऑफ 100 किलोमीटर्स के लिए फिर वन डे की वैलिडिटी होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, नोटिफिकेशन आया था 28 जून 2019 को। चलिए फिर और नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, with effect from 1st July 2017 to specify the return in form GSTR 3B is the return under section 39(1) and where a return in GSTR 3B is furnished by a person, then such person shall not be required to furnish the return in GSTR 3. Simple. किसी ने GSTR 3 में रिटर्न फाइल की है 3B में, तो उसको GSTR 3 में रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है, सम्मान है ना, तो वो तो है ही। चलो नोटिफिकेशन क्लियर हो गया, GSTR 3 तो फाइल करनी ही नहीं है, ठीक है। अब कौन सी जाएगी, सिर्फ GSTR 3 ही जाती है। चलिए कोई ऐसा वो नहीं है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, ये मैंने अपनी क्लास मैंने आपको बताया था, क्लास में भी बताया था, जो एनुअल रिटर्न है फाइनेंशियल 2017-18 और 18-19 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी GST हमारा कब आया था, 1 जुलाई 2017 को, तो उस हिसाब से जब से GST आया था हमारा, उसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा बैठता है, 17-18, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 ईयर दोनों से रिलेटेड जो एनुअल रिटर्न है वो ऑप्शन किस लिए ऑप्शन कर दी गई है, ऑप्शनल किन के लिए, स्मॉल टैक्स पे, यानी जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, और जिन्होंने ड्यू डेट तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की है तो उनके लिए ऑप्शन कर दिया गया, ऑप्शनल, ठीक है, जिनकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यदि 2 करोड़ से कम है तो वो भरें तो ठीक है, यदि उन्होंने भर दी ड्यू डेट तो ठीक है, और यदि नहीं भी भरी है तो फिर भी चलेगा, ठीक है, ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है, फिर उनके लिए ऑप्शनल कर दिया गया। नोटिफिकेशन आया 9 अक्टूबर 2019 को। चलिए फिर एक नोटिफिकेशन आया नंबर 30 2019, यहाँ पर 6 टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न GSTR 9 रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट GSTR 9C। अब जितने भी सप्लायर है ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया एनुअल रिटर्न 9 GSTR 9 और 9C फाइल करने के लिए।
अच्छा, एक और चीज़, ये क्लास में भी मैंने आपको कराया था ये वाला GSTR 1। अब क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, यानी जिनके एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, अब उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी GSTR 1। लेकिन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से मोर है, उनको मंथली, उनकी मंथली जाएगी। ठीक है, उनकी मंथली है कब, अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक। ठीक है, तो जो है अभी भी वैसे खैर ये जिनके जो स्मॉल टैक्स पेयर उनके लिए यहाँ पे अभी क्वार्टरली ही है। ठीक है, और अदरवाइज यदि 1.5 करोड़ से मोर है यदि उनके एग्रीगेट टर्नओवर, तो उस वाले केस में उनके लिए फिर मंथली है। चलिए फिर एक, हाँ, एक और ट्रांजिशन का यहाँ पर पॉइंट देख लीजिए हमारे, बस ये 2 पॉइंट कवर रहते हैं। देखो, एक नोटिफिकेशन आया था 62/2019, डेट 26 नवंबर 2019 को। यहाँ पे क्या था, मान लिया कोई भी पहले कहाँ था, जम्मू कश्मीर में, एज ए जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड पर्सन था। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। In exercise of the power conferred by Section 148 of the Central Goods and Service Tax Act 2017, herein after referred to as the said Act, the government, on the recommendations of the Council, hereby notifies those persons whose principal place of business lie in the erstwhile state of Jammu Kashmir till 30 day of October 2019 and lies in the Union Territory of Jammu Kashmir or Union Territory of Ladakh from 31st day of October 2019 onwards, as the class of persons who shall follow the following procedure till 31st day of 31st December 2019। क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? देखो यहाँ पे क्या, 30 अक्टूबर 2019 में यदि कोई भी पर्सन रजिस्टर था इन जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में, ठीक है, जम्मू कश्मीर की उसमें कोई भी किसी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ, कोई भी वो पर्सन जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे था, जम्मू कश्मीर में था, अप टू 30 अक्टूबर 2019 में। लेकिन 30 अक्टूबर 2019 के बाद में, क्योंकि फिर यहाँ पे 2 टेरिटरी हो गई थी, है ना, जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी में हो गया, यहाँ पर लद्दाख 2 में हो गया। अब उनका पहले क्या था, प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ था, जम्मू कश्मीर के स्टेट में था। लेकिन फिर 30 अक्टूबर के बाद में उनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस फिर किस में लाई करने लगा, या तो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में या फिर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। ठीक है, सिर्फ यही बोला इतने उसमें, जो भी हमने ऊपर रीड किया। क्लियर यहाँ पे? चल, तो क्या होगा, उन 2 सेट क्लास ऑफ पर्सन शेल टैक्स पीरियड फॉर द मंथ। तो कहने का मतलब है कि अक्टूबर से लेकर, यानी 30 अक्टूबर, ऐसा समझो मोटा मोटा 30 अक्टूबर 2019 को यदि किसी का भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड पर्सन, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस का जम्मू कश्मीर में था, लेकिन उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद में यदि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ, कौन सी यूनियन टेरिटरी में लाई कर रहा है, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी या लद्दाख की कोई से भी, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में लाई कर रहा है, तो ये फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया था, यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी में, है ना। तो उन बिजनेसमैन के लिए बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो उनके लिए अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो पीरियड था, एक ट्रांजिशन पीरियड उनको डिक्लेयर किया गया कि उनका एक ट्रांजिशन पीरियड है अक्टूबर से लेके दिसंबर 2019 तक। तो टैक्स पीरियड जो अक्टूबर के लिए और नवंबर के लिए थे, उनको लोग कैसे डिसाइड किया, अक्टूबर के लिए जो टैक्स पीरियड होगा वो कब से काउंट होगा, 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का टैक्स पीरियड होगा अक्टूबर मंथ के लिए। और नवंबर 2019 के लिए जो टैक्स पीरियड काउंट हुआ वो कहाँ से हुआ, 31 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए काउंट हुआ जो टैक्स पीरियड काउंट हुआ। फिर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बात सुनो। Irrespective of the particulars of tax charged in the invoices or in other like documents raised from 31st October 2019 till transition date का मतलब है वही दिसंबर लास्ट डेट, pay the appropriate applicable tax in the return under section 39 of the said act। ठीक है, वो ट्रांजिशन उसके पूरा टैक्स पे करेंगे अंडर सेक्शन 39 जो भी रिटर्न फाइल करेंगे। चलो ये बात तो हो गई। मेन जो यहाँ पे मुद्दा आता है वो है
हैव एन ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है टू ट्रांसफर द इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉम द रजिस्टर्ड गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर टिल 30 day of October 2019 in the state of Jammu and Kashmir to the new GSTN in the Union Territory Jammu Kashmir in the Union Territory of Ladakh from 31st October by following the procedure as follows। समझ में आया नहीं? देखो नहीं समझ में आया। अभी मैंने ऊपर बोला कि जो 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर की टेरिटरी में जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस था, लेकिन उसके बाद में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पे लाई कर रहा है? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी लद्दाख में लाई कर रहा है। तो उनके लिए ट्रांजिशन पीरियड बना दिया गया, यानी अब उन बिजनेसमैन के लिए ट्रांजिशन पीरियड कौन सा काउंट होगा? अक्टूबर से लेके दिसंबर 2019 तक। चलो ये तो अभी इसको यहीं तक रखो। फिर उसके बाद क्योंकि 30 अक्टूबर तक वो कहाँ पर थे? जम्मू कश्मीर के उसमें प्लेस ऑफ बिजनेस था। तो जब वो 30 अक्टूबर तक जम्मू कश्मीर के वहाँ पे स्टेट में एज ए रजिस्टर्ड पर्सन काम कर रहे थे, तो उन्हें वहाँ पे ITC भी होगा उनके बुक्स में, होगा या नहीं होगा? तो जम्मू कश्मीर के उसमें यदि उनका पोर्टल पर उनका ITC था, अब क्योंकि 30 अक्टूबर के बाद में वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में फॉल करें? जम्मू कश्मीर या लद्दाख में, तो वो अपना वो ITC कहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? दूसरे GSTN पोर्टल पे, यानी जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जिसमें भी वो फॉल कर रहे हैं, उसमें वो अपना ITC जम्मू कश्मीर स्टेट से उस यूनियन टेरिटरी में वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेन ये चीज़ बोली गई है यहाँ पर, ठीक है। चलो, द सेड क्लास ऑफ पर्सन हैज़ टू इंटीमेट द जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर फॉर द ट्रांसफर। जब वो अपना ITC स्टेट से कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं? यूनियन टेरिटरी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर या फिर यूनियन टेरिटरी लद्दाख में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको इंटीमेशन तो देनी ही होगी। बिना इंटीमेशन के थोड़ी ITC ट्रांसफ़र हो जाएगा। दूसरा, ITC शैल बी ट्रांसफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख। अब मान लिया जब यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है, अब उनकी जो प्लेस ऑफ बिजनेस है अलग अलग दोनों में ही हो रहा है, तो ITC भी उसी रेशियो, यानी जो भी उनकी टर्नओवर होगी, यानी जिस भी यूनियन टेरिटरी में यूनियन जो भी टर्नओवर है उसी के रेशियो में वो ITC उनको अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ ITC शैल बी कैरिड आउट थ्रू द रिटर्न। उसके लिए ITC तभी कैरिड होगा, उन्हें रिटर्न तो फाइल करनी ही होगी, है ना, बिना रिटर्न फाइल किए तो नहीं होगा। ट्रांसफर ITC shall be carried out through the return under section 39 of the said act for any tax period before the transition date। ट्रांजिशन डेट का मतलब वही जो मैंने अभी बताया, ठीक है, अक्टूबर से पहले जो से एंड ट्रांसफर GSTN वुड बी डेबिटिंग द सेड ITC। अब क्योंकि वो जम्मू कश्मीर स्टेट से अपना ITC कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? दूसरे उसमें यूनियन टेरिटरी के पोर्टल पर अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें स्टेट वाला जो उनका ITC है वहाँ से उनको डेबिट करना होगा। क्लियर कर है ना यहाँ पे? फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रॉन, जो भी उनकी क्रेडिट लेजर होगी इन टेबल 4B2 ऑफ फॉर्म GSTR 3B, वहाँ पर उनको डेबिट करना होगा। एंड ट्रांसफर ही, अब क्योंकि वो किस में ट्रांसफ़र हो रहे हैं? यूनियन टेरिटरी के, तो जो ट्रांसफर ही GSTN वुड बी क्रेडिटिंग, अब उनका ITC क्योंकि उसमें फिर क्रेडिट होगा इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन 4A5 ऑफ फॉर्म GSTR 3B में। इस तरीके से उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। Balance of state tax in electronic credit ledger of the said class of person whose principal place of business lies in the Union Territory of Ladakh from 31st October shall be transferred। वही चीज़ बोली है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, है ना, वही सेम चीज़ वही बोली है। फिर प्रोविजन ऑफ क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 24 ऑफ द said act shall not apply on the said class of person making inter-state supply between the Union Territories of इतने टिल द ट्रांजिशन डेट। फिर यही बोला कि जो सेक्शन 24 का जो क्लॉज 1 है वो अप्लाई नहीं होगी यदि वो इंटरस्टेट सप्लाईज करें कहाँ? यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर हो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के बीच में हो रही है 31 अक्टूबर से ट्रांजिशन डेट तक, तो ये प्रोविज़न 24 उन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, एक और सर्कुलर आया, लास्ट सर्कुलर है अब हमारा, बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम्स के व्यू से कुछ पता नहीं चलता एग्ज़ाम्स में क्या पूछ लेता है। सर्कुलर 110 2019 डेट 3 अक्टूबर को ही आया। अब यहाँ पर देखो, इट इज़ नाउ क्लैरिफाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज़ फेल्ड ए नील रिफंड क्लेम इन फॉर्म GSTR रिफंड 01 RFD 01। आज मेरा ITC है, ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ITC है, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है।
अब बाय चांस मेरी जो लाइबिलिटी आउटपुट लाइबिलिटी उतनी नहीं बैठ रही है जितना मेरा आईटीसी है, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, चलो मेरा आईटीसी और मैं एक्सपोर्ट कर रही हूँ, एक्सपोर्ट में मुझे मैंने कोई लाइबिलिटी नहीं बैठ रही है। या तीसरा क्या, मेरी कोई भी जीरो रेटी सप्लाई हो रही है ना, मान लो एक्सपोर्ट ही वही पार्ट हो गया उसी का, जीरो रेटी सप्लाई हो रही है, तो उस वाले केस में भी मेरा वो आईटीसी का मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, मैं उस आईटीसी को, क्योंकि मेरी आउटपुट लाइबिलिटी नहीं बैठ रही है। अब मुझे क्या है, क्योंकि मेरा आईटीसी में क्रेडिट है तो मुझे रिफंड के लिए क्लेम करना होगा, है ना, क्योंकि मेरी आउटपुट लाइबिलिटी तो कुछ बैठ ही नहीं रही, आउटपुट लाइबिलिटी तो आ ही नहीं रही, तो उस आईटीसी को मैं क्लेम एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब यदि बाई चांस मैंने जीएसटीआर रिफंड के लिए 01 मैंने फाइल की है और उसमें मैंने नील फाइल कर दिया, नील का मतलब है मुझे कोई रिफंड नहीं है, हालांकि जब मेरा आईटीसी में क्रेडिट होता है और मुझे रिफंड मंगाना होता है तो मुझे नील नहीं फाइल करना होगा, मुझे तो रिफंड मंगाना है, लेकिन बाय चांस मिस्टेक मैंने नील फाइल कर दिया, मेरा क्रेडिट था मुझे रिफंड मंगाना था लेकिन मैंने नील फाइल कर दिया, गलती से गलती हो जाती है हर इंसान से, ठीक है, वो गलती से गलती हो गई, मैंने नील फाइल कर दिया, अरे भैया मेरा तो आईटीसी था, मैंने नील फाइल कर दिया तो इसका मतलब तो अब मुझे रिफंड मिलेगा नहीं, है ना, गलती हो गई। अब उस वाले केस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्लैरिफिकेशन सर्कुलर क्या आया था, फॉर द गिवन पीरियड यदि मैंने नील रिफंड कर दिया, फाइल कर दी है अंडर ए पर्टिकुलर कैटेगरी में अगेन अप्लाई, तो मैं अगेन अप्लाई कर सकती हूँ, यदि मेरे से कोई गलती से गलती हो गई तो मैं दोबारा उस रिफंड के लिए अप्लाई कर सकती हूँ उस पीरियड के लिए, सिर्फ क्या, दो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी मैं दोबारा रिफंड के लिए क्लेम कर सकती हूँ। अब वो देखो दो कंडीशन क्या है, देखो टू कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ पर, द रजिस्टर्ड पर्सन मस्ट हैव फाइल्ड ए नील रिफंड क्लेम, मैं दोबारा रिफंड के लिए क्लेम तभी कर सकती हूँ जब मैंने बाय मिस्टेक पहले नील के लिए क्लेम कर दिया, नील का मतलब है मुझे कोई रिफंड नहीं चाहिए, गलती से गलती हो गई जबकि मुझे तो क्लेम चाहिए था, रिफंड चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैंने कोई नील रिफंड क्लेम मैंने फाइल कर दिया है फॉर ए सर्टेन पीरियड, कोई ऐसे पीरियड के लिए अंडर ए पर्टिकुलर कैटेगरी, जिसमें मैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल कर रही थी और मुझे रिफंड मंगाना था अपने आईटीसी का, मैंने गलती से नील फाइल कर दिया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकती हूँ अगेन के लिए, यहाँ पे दो कंडीशन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो मैंने गलती से गलती कर दी, चलो दूसरी क्या कंडीशन है, नो रिफंड क्लेम इन फॉर्म जीएसटीआर RFD01A और FD01 must have been filed by the registered person under the same category for any subsequent period। अब मैंने और आगे पीरियड में मैंने उसी क्लेम को, यानी जो मैंने रिफंड मुझे मंगाना था मैंने उसके लिए दोबारा कहीं दूसरे और पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड में मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया, ठीक है, मान लो पहले तो मेरे से गलती हो गई, मैंने नील की कर दिया, फिर दूसरे पीरियड में मैंने अप्लाई कर दिया, फिर बाद में मैं फिर दोबारा से क्लेम करी हूँ, ऐसा पॉसिबल होगा नहीं, तो क्या है कि पहले तो आपसे गलती हो गई चलो, और उसके आने वाले पीरियड में आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, ठीक है, सेम कैटेगरी है, यानी सेम कैटेगरी के लिए फॉर एनी सब्सिक्वेंट पीरियड, और उससे सब्सिक्वेंट पीरियड में उसके आगे वाले टाइम में सेम कैटेगरी में आपने कोई अप्लाई नहीं किया होना चाहिए, ठीक है, नो रिफंड, तो तब तुम फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सेम कैटेगरी में यदि तुमने सब्सिक्वेंट पीरियड में यदि अप्लाई नहीं किया है तो तुम फिर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हो। अच्छा, ये कंडीशन बी अप्लाई होगी ओनली फॉर रिफंड क्लेम्स फॉलिंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी, हमने बोला कि दो कंडीशन, ये जो बी है कंडीशन बी सिर्फ कब अप्लाई होगी, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, ये जो मैं कंडीशन बी कह रही हूँ कि मैंने आगे सब्सिक्वेंट पीरियड में मैंने रिफंड के लिए क्लेम नहीं किया, ये कब होगी कि जब मेरे आईटीसी पड़ा है मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में और मेरी क्या है बाकी मैं जो आउटवर्ड सप्लाई है वो मेरी एक्सपोर्ट ही है, तो उस वाले केस में रिफंड यदि ऐसा है, ठीक है, तो मेरा आईटीसी में, तो तब भी मेरी ये कंडीशन बी मुझे देखना होगा।
दूसरा रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाईज मेड टू एससीजेड या एससीजेड डेवलपमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आईटीसी पड़ा है मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और मैं जो आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूँ वो एससीजेड यूनिट्स को कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेरी आउटपुट लायबिलिटी नहीं बैठ रही। दूसरा आईटीसी पड़ा है अनयूटिलाइज ऑन अकाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से आईटीसी पड़ा है मेरा, यानी आउटवर्ड जो मेरी सप्लाई है वो कम हो रही है और इन्वर्ट ज़्यादा है। तो यहाँ इन्हीं वाले केसेस में मैं बी कंडीशन को देखूंगी कि मैंने आगे सब्सिक्वेंट पीरियड में सेम कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं किया है, तब मैं अगेन अप्लाई कर सकती हूँ सेम कैटेगरी ओनली इफ यदि ये दो कंडीशन है मेरी, क्लियर। बाकी इन केसेस के अलावा, 3 केसेस के अलावा, इन ऑल अदर केसेस रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी अलाउड टू रीअप्लाई, वो रीअप्लाई कर सकता है इफ द कंडीशन बी इज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। चाहे वो कंडीशन बी सेटिस्फाई नहीं भी हो तब भी वो रीअप्लाई कर सकता है। चलिए एक और लास्ट है, हाँ यहाँ पर एक और रह गया हमारा सर्कुलर 111/2019, 3 अक्टूबर 2019 को आया था। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने कोई क्लेम किया रिफंड के लिए, जीएसटीआर रिफंड 01 फाइल किया है, ठीक है। अब अथॉरिटी ने वो मेरा रिजेक्ट कर दिया है, फॉर्म जीएसटीआर रिफंड 016 में वो मेरा रिजेक्ट कर दिया। चलो रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा थोड़ा से ही, अथॉरिटी को मैंने क्लेम किया है RFD 01 में, उन्होंने मेरा थोड़ा सा एडमिट कर लिया, मैंने 100 रुपये का मैंने क्लेम किया है रिफंड के लिए और उन्होंने मेरा 70 एक्सेप्ट कर लिया। चलो अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने मेरा ITC कितना था 100 रुपीज़ का, मैंने क्लेम किया है कितना 100 के लिए ही मैंने क्लेम किया था रिफ़ंड के लिए, तो मैंने जब क्लेम किया तो मैंने इसको डेबिट कर दिया, डेबिट करना होगा जब तो मुझे कैश में मिलेगा पैसा। अब उन्होंने अथॉरिटी ने मेरे अकाउंट मुझे सिर्फ कितना एक्सेप्ट किया है 70 रुपीज़, 30 रुपये का मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो लॉ कहता है अब मैं क्योंकि 30 मेरा रिजेक्ट किया है तो क्या इसके अगेंस्ट में मैं अपील में जा सकती हूँ? बिल्कुल जा सकती हूँ। मैंने एक फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन अंडर द कैटेगरी रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट प्रोविजंस व्हेन अपील एनी ऑर्डर क्लेमिंग रिफंड ऑफ द सेम अलाउड इन अपील एनी अदर फॉर्म अपील की है। अब क्योंकि मैंने पहले अमाउंट डेबिट कर दी कितने से 100 से, पहले 100 से डेबिट कर दी है और वहाँ से अथॉरिटी से मुझे कितने का क्रेडिट, मुझे कितने के अमाउंट में रिसीव हुई है, कितने का कैश मिला, रिफंड कितने का मिला 70 रुपीज़ का ही, ठीक है। तो 30 का मेरा डिसअलाउ हो गया है, तो 30 का मैंने अभी दोबारा से क्रेडिट नहीं किया अमाउंट, बल्कि मैं कहाँ पे गई, अपील में गई कि नहीं, अब मैंने अपील करी कि भैया मुझे तो 30 रुपये का भी रिफ़ंड मिलना चाहिए, कैश मिलना चाहिए, उसका 30 का भी रिफ़ंड मिलना चाहिए। अब जो अथॉरिटी अपीलेट अथॉरिटी है, नॉट अथॉरिटी ने तो मुझे 70 का ही दिया, अपीलेट जहाँ पे मैं अपील में गई हूँ, अपीलेट और अथॉरिटी ने मुझे 10 रुपये का और रिफ़ंड कर दिया, उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली। मैं गई गुहार लगाई कि भैया मुझे 30 रुपये का वापस मिलना चाहिए। अपीलेट अथॉरिटी को मेरी कुछ दलीलें सही लगी, उन्होंने मेरा 10 रुपये का एक्सेप्ट कर लिया। चलो तो यहाँ पर लो यही कहता है कि मेरा उन्होंने जो एक्सेप्ट किया है, तो अब देखो लॉ पढ़ लेते हैं पहले क्या है। रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ असेसमेंट प्रोविजन असेसमेंट अपील एनी अदर ऑर्डर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्डर। बाकी द रजिस्टर्ड पर्सन वुड आल्सो बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कॉपी ऑफ द रिफंड रिजेक्टेड और द एक मिनट को इसका पे डिस्पोजिंग द एप्लीकेशन फॉर यू एंड द कैटेगरी विड्रॉवल एंड पर्सन शैल आल्सो शो रीक्रेडिट ऑफ द अमाउंट विच रिमेन रिजेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ अपीलेंट। हाँ यहाँ पर देखो, तो इस वाले केस में मान लिया अपीलेट अथॉरिटी ने 10 रुपये मुझे ऑर्डर मिला है, तो यहाँ अब इस वाले केस में मैं जो रीक्रेडिट करूँगी अमाउंट, ठीक है, एंश्योर सेल एंश्योर रीक्रेडिट ऑफ एनी अमाउंट विच रिमेन्स रिजेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ अपीलेंट। यानी अब मुझे पैसा कितना मिलेगा 80 रुपीज़, यानी क्योंकि अथॉरिटी ने कितना एक्सेप्ट किया था 70 रुपीज़ और अपीलेट ट्रिब्यूनल के थ्रू उन्होंने मुझे कितना का वहाँ से ऑर्डर रिसीव है 10 का, तो अब मुझे कितना रिसीव होगा 80 रुपीज़। बाकी जो मैं रिमेन्स रिजेक्टेड, जो मेरी रिजेक्ट अमाउंट हुई है कितनी हुई है 20 रुपीज़ की रिजेक्ट हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एंश्योर रीक्रेडिट ऑफ एनी अमाउंट विच रिमेन्स रिजेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ अपीलेंट। तो ये मैं रीक्रेडिट
कर सकती हूँ, यानी जो मेरी रिजेक्टेड अमाउंट है मैं इसको रिक्रेडिट कर लूँगी अपने ITC में। क्लियर? चलिए, अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं CS प्रोफेशनल और CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए और CA के लिए आपको क्लियर हो गए होंगे अमेंडमेंट्स। बाकी अपनी फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और एग्ज़ाम्स को अच्छे से करिए, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी हम डायरेक्ट टैक्स से रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स भी पढ़ेंगे और इससे रिगार्डिंग यदि जब भी मैं अपनी ये वीडियो लाऊं तो जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, तो आप इजीली फिर वो देख सकते हैं मेरी वीडियो, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।